Good evening, dear student. Good evening, everyone, and welcome you to Amarnath Sir Classes YouTube platform series that we have started for our class 9th new NCERT Kaveri book, English to Hindi translation. We are going to continue it, and today we are going to discuss third chapter of class 9, and it is the winds of change. Winds of change. Okay. तो अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया, पहली बार इस चैनल पे हैं, तो चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर, ताकि हम लोग जब भी नेक्स्ट वीडियो लेके आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ये चैप्टर है पंखा या पंखा, विंड्स ऑफ चेंज में पंखा की एक स्टोरी को बात की गई है, राइटर ने किया है। तो पंखा या पंखा शब्द पंख शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पक्षी या पंख, फीदर। पंखा शब्द का उपयोग सभी प्रकार के पंखों के लिए किया जाता है, जबकि पंखी शब्द प्राचीन भारत में उपयोग होने वाले छोटे पंखदार पंखे को दर्शाता है। भारत में पंखी के अस्तित्व और उपयोगों के प्रमाण अजंता की बौद्ध चित्रों में मिलते हैं। ये भित्ति चित्र दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं। पंखा के अन्य चित्रण, कढ़ाई कार्य, मूर्तियाँ और नक्काशियों में भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन काल में पंखों का उपयोग मंदिरों में देवी देवताओं को हवा करने के लिए किया जाता था। इनका उपयोग राज दरबारों में राजाओं को हवा करने के लिए भी होता था। पंखे 2 इंच के छोटे आकार से लेकर इतने बड़े आकार तक होते थे, जिन्हें हिलाने के लिए पूरी भुजाओं की शक्ति लगानी पड़ती थी। अगर हम बात करें तो समय के साथ पंखे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं बन गए और व्यापार मार्गों के माध्यम से वितरित होने लगे। उन्हें विदेशी और फैशनेबल माना जाता था। हालांकि पूरे भारत में उनके उपयोग में काफ़ी समानता थी, फिर भी विभिन्न गांवों और कस्बों ने अपनी अपनी परंपरागत पंखों की किस्में विकसित कर ली। प्रत्येक स्थान ने अलग अलग सामग्री या विभिन्न प्रकार के जटिल डिजाइन वाले पंखे विकसित किए, जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। बांस, बेत, ताड़ के पत्ते, रेशम, पीतल, चमड़े और चांदी तक के पंखे सजावटी मानकों और पत्थरों के साथ भूगोल, संस्कृति और पारंपरिक अनुष्ठानों के अनुसार उपयोग किए जाते थे। आधुनिक समय में पंखों का उपयोग केवल सजावटी उद्देश्यों तक सीमित हो गया है और वे भारत में पारंपरिक शिल्प वस्तुएं बन गई हैं। प्रत्येक पंखे की संरचना उस क्षेत्र में सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाती है जो उसे बनाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान का आप्लिक हस्त पंखा एक पुरातन पंखा है, जो विभिन्न आकृतियों और पैटर्न के कपड़े के टुकड़ों को दूसरे कपड़े पर सजावटी कढ़ाई से सिलकर बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान का जरदोजी हस्त पंखा चमकीली, अलंकृत और जड़ी हुई सोने के धागे की कारीगरी के उपयोग से भिन्न है। राजस्थान में मंदिर के हस्त पंखे भी लोकप्रिय हैं। ये पीतल पर नक्काशी करके बनाए जाते हैं और इनका हत्था जो हैंडल होता है क्या होता है, लंबा होता है। चित्रित हस्त पंखा जो विभिन्न छवियों वाला एक गत्ते का पंखा आमतौर पर देवताओं को अर्पित किया जाता है। अगर हम पड़ोसी राज्य राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात का पंखों का पर स्थानीय अगर एक गैलेंस अगर दृष्टिकोण है, ये हस्त पंखे शीशे के काम से सजे हुए शुद्ध सूती कपड़े से बने सुंदर पंखे हैं। मनके वाला हस्त पंखा रंगीन मनकों से ढका होता है और इसका हत्था चांदी का होता है। गुजरात भारत में मनके शिल्प का केंद्र है और ये नाजुक पंखे आमतौर पर दीवार की सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कच्छ, जो गुजरात का एक जिला है, अपने हाथ से सिले हुए चमड़े के हस्त पंखों के लिए जाना जाता है, जो अपनी सिलाई पर धागे और ऊन से सजे होते हैं। गुजरात की परिश्रमी घर आधारित महिलाएं जो होती है, कारीगरों ने पंखा बनाने के लिए हस्तशिल्प में अथक परिश्रम करके विभिन्न आकारों और आकृतियों में पारंपरिक शीशे के काम और क्रॉस स्टिच कढ़ाई वाले पंखे बनाए हैं। ठीक है, बंगाल के अगर कारीगरों की बात करें तो बंगाल के कारीगर शोला के सुंदर दुधिया सफेद स्पंजी केंद्र से नाजुक पंखे बनाते हैं। ताड़ के पत्ते के हस्त पंखों को स्थानीय रूप से ताल पातर पंखा कहा जाता है। वे ले जाने में आसान होते हैं और बंगाली परिवारों में हमेशा एक संपत्ति के रूप में रखे जाते हैं। अगर भारत के अन्य राज्यों की भी अपनी पंखों की किस्में, उत्तर प्रदेश के फड़ हस्त पंखे शुद्ध सोने, चांदी की जरी, रेशम और साटन की झालरों से सजे होते हैं। ओडिशा के बड़े ताड़ के पत्ते के पंखे और बिहार के रंगीन और मजबूत बांस के हस्त पंखे अपनी प्राचीनता और दुर्लभता के कारण पूरे भारत में पहचाने जाते हैं।
भारत में कई जनजातियों ने इस हस्तशिल्प को अपनाकर हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे के अपने संस्करण बनाए हैं। बांस की लाठियों और घास का उपयोग करके पंखों में घास और धातु जैसी सामग्री जड़ी जाती है। बेत और ताड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है, जबकि रेशम और पीतल को इन हस्त पंखों के पुरातन नमूनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ज्यामिति पैटर्न और सफेद स्याही तथा लाल पृष्ठभूमि के संयोजन ने जनजातियों को अनेक सुंदर डिजाइन वाले पंखे बनाने में मदद की है। समय के साथ अब प्रौद्योगिकी तथा नवीन रचनाओं के आगमन से पंखों की सुंदर संस्कृति धीरे धीरे भारतीयों के बीच अपनी उपस्थिति खोने का जोखिम उठा रही है। कभी व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया जाने वाला यह हस्तशिल्प समय के साथ एक व्यावसायिक उद्योग में बदल गया है और अब भारत के कारीगरों को किसी न किसी रूप में आजीविका प्रदान करता है। लोकप्रियता और मांग में थोड़ी वृद्धि मुख्य रूप से बनाए जा रहे पंखे के विभिन्न संस्करणों के कारण है। इस शिल्प के सार को संरक्षित करने के पहले कदमों में से एक है पंखों का उत्सव मनाना और संस्कृति, कहानियों और कलात्मकता की सराहना करना, जो यह हस्तशिल्प जागृत करता है। इसमें समकालीन पंखा निर्माताओं को अपना शिल्प प्रदर्शित करने और उनकी लोकप्रियता पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह उन्हें एक अस्थायी आजीविका बनाने के लिए व्यावसायिक मंच प्रदान करने में भी मदद करता है। पंखा बनाने की अगर हम कार्यशालाओं की जैसे पहले हस्तशिल्प प्रदर्शनियों के भीतर और बाहर दोनों जगह भारत की संस्कृति में इस शिल्प की सुंदरता और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करती है। शू और झांसी, दो युवा कलाकार, एक छोटे से फ्लैट पे साथ रहते थे। तो पहला वाला क्या था? पहला वाला जो स्टोरी इसमें है, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, इसको आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए एक और भी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इस स्टोरी को अभी हम लोग रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक पोएम भी इसमें लगा हुआ था। माया एंथनी का एक पोएम है, कैनवास ऑफ साइल। कैनवास ऑफ साइल, इस पोएम को पढ़ेंगे। तो कैनवास ऑफ साइल है क्या? देखिए, एक छोटी पर बहुत सुंदर कविता है जो बागवानी और चित्रकारी के बीच समानता को अनोखे ढंग से प्रस्तुत करती है। किस ढंग से प्रस्तुत करती है? किस ढंग से प्रस्तुत करती है? तो अनोखे ढंग से प्रस्तुत करती है। कवित्री माया एंथनी ने मिट्टी, बीज और फूलों को कलाकारी के उपकरणों से जोड़कर एक अद्भुत दृश्य बनाया है। पहले स्टेंजा में कवित्री कहती हैं, मिट्टी एक समृद्ध रंग पट्टी है जिसमें बागवानों के सामने सपने उगते हैं। जिसमें बागवानों के क्या होते हैं? सपने उगते हैं। बीज बोना जैसे ब्रश स्ट्रोक है, बसंत की जीवंत छटा का इंतजार। सेकेंड स्टेंजा में बात करते हैं तो कहते हैं कि फूल खिलते हैं जैसे किसी चित्र में रंग भर जाते हैं। हरे, लाल, नीले रंग मिलकर प्रकृति की अनंत कलाकृति बनाते हैं। तीसरे स्टेंजा में कहती हैं, कविता का सबसे गहरा विचार है, हर बागीचा एक विशाल कैनवास है जहाँ कला और जीवन एक साथ चलते हैं। जहाँ कला और जीवन एक साथ चलते हैं। जो लोग मिट्टी जोतते हैं वे वास्तव में एक क्या है? अस्थायी चित्र बना रहे हैं। कविता के रूपक का अगर मेटाफर की यहाँ बात की जाए तो वहाँ पे प्रयोग हुआ है मिट्टी। मिट्टी को कैनवास मान लिया गया है, बीज को ब्रश स्ट्रोक माना गया है, फूल को रंग माना गया है और माली को क्या माना गया है? चित्रकार माना गया है। ठीक है, कविता को एक मेटाफर के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ बागीचा क्या है? जीवन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जीवन का। अगर एक सेंट्रल थीम की इस पोएम की बात की जाए तो प्रकृति और कला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बताने का प्रयास जो पोएट है वो की हैं। उन्होंने कहा है कि श्रम से सुंदरता उत्पन्न होती है और हर माली अपने तरीके से क्या है? एक कलाकार है। तो यही ये चैप्टर रहा, छोटा चैप्टर था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ये सीरीज हम लोग चैप्टर 8 तक लेके चल पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।